नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस क्लास में। हम थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे। उसमें पहला टॉपिक हमारा जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। दूसरा जो टॉपिक है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, वो आधा हमने पढ़ लिया था। उसमें मैंने इस पूरे टॉपिक की जो आउटलाइन है, वो आपको बोर्ड पे समझाती थी कि किस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हुए, फिर उसके बाद में धन निष्कासन का जो दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत है, उसके संबंध में हमने पूरी बात कर ली। फिर जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ हैं अंग्रेजों के समय की, चाहे वो आपकी स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, उन सब की हमने चर्चाएँ कर ली। इसके अलावा किस-किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, औपनिवेशिक कालीन जो शासन था उसका। तो इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। फिर मैंने बुक के भी पार्ट भी आपसे आधे पढ़ा दिए थे। तो आधा पार्ट बचा है, वो आज हम पढ़ लेते हैं। और विद्यार्थियों के कल जिस प्रकार के कमेंट आए थे, तो उससे मुझे लग रहा है कि जो तरीका हम अपना रहे हैं कि पहले एक टॉपिक का बेसिक पूरा समझ लिया जाए और फिर उसको किताब से पढ़ लिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने पास समय है नहीं कि हम पूरी की पूरी लिख-लिख के पूरी बात करें। तो पहले मैं पूरा टॉपिक समझा दिया करूँगा, फिर बुक से उसको पढ़ा दिया करूँगा, ताकि आपका पूरा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो जाए। धन का निकास, धन निष्कासन के बारे में हम कल बात कर ली। धन निष्कासन का सिद्धांत है, वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। और 1867-68 में इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹20 बताई थी, जो कि काफ़ी कम थी। और उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत है वो 1895 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया। 1896 के अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने भी उनके धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। तो इनकी कौन-कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत किस प्रकार का था, इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं, चाहे वो एमजी रानाडे की हो या फिर आपके यहाँ विश्वेश्वरैया की हो या और भी जो उस समय के अर्थशास्त्री थे, उनकी किताबें हम उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ हैं, उनका बेसिक सब जान लिया था, थोड़ा-सा हम डिटेल में आज उनको जानने की कोशिश करेंगे। धन का निकास। सन 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत से धन निष्कासन की शुरुआत हुई। यदि आपने कल वाली कक्षा नहीं देखी है, तो पहले आप इसका पार्ट 1 देखें, उसके बाद में आपको समझ आएगा, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, तो अब वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा। धन निष्कासन का तात्पर्य ऐसे धन से है जो भारत से इंग्लैंड को वेतन, भत्तों, पेंशन, कर्जों पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। यानी धन का निष्कासन किस-किस स्रोत से हो रहा है? तो यहाँ नहीं, हम इसकी डिटेल नीचे पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी ने बताई है वो जो धन निष्कासन की। और इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे धन को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने धन की निकासी कहा, और उनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, जो कि कांग्रेस के नेता थे। 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, दूसरे अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी उन्होंने। और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भारत का जो धन है वो इंग्लैंड के यहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी काम करते थे, उनका वेतन, जो रिटायर हो जाते थे उनकी पेंशन, उनके अन्य भत्ते, इसके अलावा जो यहाँ की सरकार शासन प्रशासन चलाने के लिए या और आर्थिक जो क्रियाकलाप करती थी या आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए विदेशी बैंकों से जो ब्याज लेती थी, उसका ब्याज का भुगतान भी भारत सरकार को। और भारत सरकार यानी जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है, वो पैसा कहाँ से लाएगी? यहाँ की जनता से टैक्स के रूप में ही वसूल करेगी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारा जो धन है, और ब्रिटेन के लोग जो यहाँ पे या और उद्योगपति यहाँ पे जो निवेश करते थे बाहर के, और उनको जो लाभ होता था, वो भी इंग्लैंड चला जाता था। तो इस प्रकार से धन का निष्कासन हो रहा था। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत को ही अंग्रेजी में कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना आप। ने यह स्पष्ट किया कि तत्कालीन भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण धन का निष्कासन है, क्योंकि जो अधिशेष होता है, यानी जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा मनी जो बच जाती है, जो प्राप्त होती है धन की, जिसको निवेश नहीं करना है यहाँ पे, वो सारी कहाँ पर चली जाती है? वो इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। इसे भारत में निवेश नहीं किया जाता। यानी उसका जो निवेश है वो भारत में नहीं किया जाता। जबकि हमने कल पढ़ा था कि जो मध्यकालीन शासक थे, भले वो मुस्लिम शासक हों, लेकिन वो भारत में ही रहने लगे, और उनको द्वारा जो धन का अधिशेष होता था, उसका निवेश भारत में ही होता था। जबकि यहाँ कहाँ जा रहा है धन? इंग्लैंड जा रहा है। आय का अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता है, वही नए रोजगार पैदा करता है। परंतु अतिरिक्त आय की लगातार निकासी के कारण भारत में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। यानी कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, उनके पास जो धन आएगा, उस धन का वो क्या करेंगे? कुछ तो अपनी जो परिचालन पूंजी है उसके रूप में इस्तेमाल करेंगे। जो अधिशेष उनके पास बच जाएगा, उससे क्या करेंगे? वो नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, अपने उद्योग धंधों को, व्यापार को और विस्तारित करेंगे। उसको और विस्तारित करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? अधिशेष पूंजी है वो ब्रिटेन भेजी जा रही है, जिसके कारण भारतीयों को न तो रोजगार मिल रहा है और न ही देश का विकास हो रहा है।
नौरोजी ने कहा भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। उसकी संपत्ति को ब्रिटेन आजकल की दर से 3 या 4 करोड़ पौंड सालाना की दर से हजम कर रहा है। कि 3 या 4 करोड़ पौंड सालाना की दर से इतनी संपत्ति का नुकसान है वो इसके कारण यहाँ पे हो रहा है। नौरोजी के अनुसार 1867-68 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, जबकि उस समय जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता बताई जाती थी वो 34 रुपए थी। यानी न्यूनतम जो आवश्यकता का पैसा है वो भी भारतीयों द्वारा नहीं कमाया जा रहा था, यानी बहुत गरीबी की स्थिति में जी रहे थे। जबकि उसी समय की हम जेलों की स्थिति देखें तो जेलों में आंकड़े बताते हैं कि 1867-68 में जो कारागृह में बंद कैदी थे, उनमें 21 रुपए से लेकर 53 रुपए पर प्रति व्यक्ति खर्चा आता था वहां कैदियों को रखने का। जबकि प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों की 20 रुपए ही है, यानी निश्चित तौर पर यह दिखाई देता है कि वो बहुत ही कम थी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये तो सामान्य चीज है। नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन की निम्नलिखित पद्धतियां थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो धन निष्कासन की पहली पद्धति में बताते हैं ग्रह व्यय। अब ग्रह व्यय के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ग्रह व्यय या हिंदी में इंग्लिश में इसको कहें होम चार्जेज में उन व्ययों को शामिल किया जाता था जो भारत सचिव तथा उससे संबद्ध व्यय होते थे। भारत सचिव लंदन से ही काम करता था, लंदन में उनका ऑफिस होता था भारत सचिव का। तो वहां के जो पूरा स्टाफ है, सारा उनका जो सिस्टम है, उसका ऑफिस का पूरा खर्चा है, वो सब भारतीयों द्वारा वहन किया जाता था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश ये गृह व्यय में शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको मैंने पहले भी बताया, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया एशिया की तरफ का। और फिर वो जो कंपनी थी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, उसमें बहुत सारे शेयर धारक थे। तो जितना भी लाभ होता था वो उनके उसके शेयर धारकों में बढ़ जाता था। तो जो कंपनी को लाभ होता था वो उसके शेयर धारक कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं या ब्रिटेन आप मान लो, तो वहां पे बढ़ जाता था। विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण, जो कंपनी है भारत में शासन प्रशासन चलाने के लिए विदेशों से जो सार्वजनिक ऋण लेती थी, उन ऋणों का जो ब्याज भुगतान करना है वो ब्रिटिश भारतीय सरकार को करना है, तो उसका पैसा भी भारतीयों की जेब से जाएगा। इसके अलावा सैनिक और असैनिक व्यय, एक तो सैनिक प्रशासन हो गया, एक सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, उन सब का व्यय है। इंग्लैंड में भंडार की खरीद सम्मिलित थे और यह सब भारतीयों की जेब से ही जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। यह व्यय सन 1857 ईस्वी के उपरांत बहुत अधिक बढ़ गया था। 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ और उसके बाद में 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसके माध्यम से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत का शासन है वो इंग्लैंड के क्राउन के पास चला गया। यानी पहले भारत का प्रशासन चला रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब 1858 से भारत का प्रशासन चलाने लगे ब्रिटेन के राजा या रानी। उस समय रानी थी तो रानी होगी, बाद में कभी राजा है तो राजा हो गया। सन 1897 से 1901 ईस्वी के बीच 24% हो गया था। ये जो धन का ये बढ़ व्यय है का व्यय है, ये बहुत बढ़ गया था वहाँ पे जो गृह चार्जेज़, जहाँ होम चार्जेज़ यानी गृह व्यय की बात कर रहे हैं। तो 1897 से दो 1901 के बीच में 24% हो गया था, यानी टोटल व्यय का। तथा सन 1920-21 में ये केंद्र सरकार के राजस्व का 40% हो गया था। यानी जो टोटल व्यय है जिसमें सैनिक, असैनिक, भंडारण, वो सारी चीज़ें आ गई। यानी होम चार्जेस सारे आ गए। वो भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके व्यय का 40% हो गया बढ़ते-बढ़ते। विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, विदेशी बैंक, बीमा व नौवहन कंपनियों द्वारा अर्जित धन, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे। विदेशी पूंजी निवेश जो खास तौर से तो ब्रिटिश ही होते थे या और यूरोपियन जहाँ पे यहाँ पे जो निवेश करते थे, वो तो उस पे जो लाभांश उनको प्राप्त होता था, उनके निवेश के बदले उनको जो पैसा मिलता था वो। और विदेशी बैंक, विदेशी बीमा कंपनियां या नौवहन कंपनियां, क्योंकि व्यापार का तो सबसे बड़ा साधन क्या था, नौवहन था, यानी समुद्री रास्ते से व्यापार होते थे। तो उस सब का जो लाभ ये प्राप्त करते थे, चाहे वो बैंक हो, बीमा कंपनियां हो, नौवहन कंपनियां हो, वो सब पैसा भारत से जा रहा था। नौरोजी ने धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी, यानी समस्त बुराइयों में भी ये सबसे बड़ी बुराई उन्होंने बताया और इसे भारत की गरीबी का मुख्य कारण बताया। तो धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने बताई? इस प्रकार की सारी चीजें और ये जो बातें हैं, भारत से धन का निष्कासन किस-किस रूप में हो रहा था? गृह व्यय में क्या-क्या शामिल है? उसके भी ऑप्शन आ जाते हैं और इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने उसमें डाले हुए हैं। नौरोजी ने कहा था कि भारत का धन बाहर जाता है, फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में वापस आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार ये ऋण एक दुष्चक्र सा बन गया है। यही दुष्चक्र भारत की गरीबी का कारण है कि भारत से धन कमा रहे हैं, वो वहां जा रहा है और फिर ये जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है वो कर्ज के रूप में वही धन वापस ले रही है, उस पर और ज्यादा ब्याज लग रहा है और वो ब्याज हम चुकाते जा रहे हैं और ये एक दुष्चक्र सा बन गया है जिसके अंदर फंस के भारत गरीब होता जा रहा है। दादाभाई नौरोजी ने 1895 में ब्रिटिश संसद के सामने हाउस ऑफ कॉमन्स में धन निष्कासन का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी, उसमें कांग्रेस ने दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था।
और ये सारी चीजें आ गई। धन निष्कासन का विरोध करने वाली एक प्रमुख पत्रिका थी अमृत बाजार। अमृत बाजार एक पत्रिका थी जो कि धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध करने वाली पत्रिका। ठीक है, धन निष्कासन का विरोध करने वाली एक प्रमुख पत्रिका आपको पूछ ले तो ये आपको याद रखना है। देखिए, मैं इतना स्पीडली क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि टाइम ऐसा है कि एग्जाम नजदीक है और विद्यार्थी, जहां तक मुझे मेरा मानना है, अधिकांश विद्यार्थी वो हैं तो इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो हम रिवीजन के थ्रू जा रहे हैं और पूरी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन जल्दी। दादा भाई नौरोजी के प्रमुख रिसर्च पेपर्स और लेक्चर्स और किताबें, उनके आपको नाम याद रखने, उनमें से कौन सी रचना दादा भाई नौरोजी से संबंधित नहीं है, ऐसा आ सकता है। बीच में एक दूसरी बता देंगे। इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, मई 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया ये रिसर्च पेपर, जिसमें पहली बार धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना है इस प्रकार के, क्योंकि वो तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, अब वो तो हमेशा पूछे ही जाते रहे हैं। दादा भाई नौरोजी की किताब का पूछ लिया, प्रति व्यक्ति आय पूछ ली है ना, अनिष्टों का अनिष्ट पूछ लिया। इसके अलावा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किताब कब प्रकाशित हुई, ये पूछ सकते हैं। 1901 में प्रकाशित हुई। उपरोक्त सभी में धन निष्कासन को उजागर किया गया है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में भारत की कुल आय 340 करोड़ व प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय पीछे भी आ गई। भारत की कुल आय उन्होंने कितने बताई वित्तीय वर्ष के दौरान, 340 करोड़, और जबकि प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 20 रुपए बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वेलबी आयोग, जिसके एक सदस्य खुद ये दादा भाई नौरोजी भी थे। 1895 में भारत में हो रहे व्यय और प्रशासन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यह भी पूछा जा सकता है कि वेलबी आयोग का गठन किसके लिए किया गया। किसके लिए किया गया? भारत में हो रहे व्यय और प्रशासन पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु वेलबी आयोग का गठन किया गया। कब? 1895 में। तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड वेलबी, इसलिए इसका नाम हो गया वेलबी आयोग। इसके 14 सदस्यों में एकमात्र जो भारतीय सदस्य थे वो थे दादा भाई नौरोजी। विलियम वेडरबर्न भी इसके एक सदस्य थे, और विलियम वेडरबर्न आप जानते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। आयोग ने 1900 ईस्वी में इंडियन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन नाम से, तो वेलबी आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई वो किस नाम से प्रकाशित हुई? एक्सपेंडिचर वही होता है आपका इंडियन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन। ये रॉयल कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित हुई, वेलबी आयोग भी इसको कहते हैं। तो अब देखो कुछ किताबों के नाम हैं दादा भाई नौरोजी की अतिरिक्त जो किताबें हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त, या पूरा नाम आ जाए तो रोमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई किताब है। इसको इंग्लिश में लिख पूछे तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और हिंदी में पूछे तो भारत का आर्थिक इतिहास हो गया। आरसी दत्त ने लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन जिन्होंने किया था, भारत के गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कर्जन को भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में खुले पत्र लिखे, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारतीय सरकार को उनका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े, क्योंकि वो काफी चर्चा का विषय बन गया था और अखबारों में उसकी रिपोर्टिंग होने लगी थी। तो दत्त ने कहा कि धन निष्कासन के दुष्परिणाम नादिर शाह जैसे आक्रांताओं की लूट से भी अधिक घातक हो। ये कथन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि धन निष्कासन के जो दुष्परिणाम है, वो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था, उसके उस प्रकार की या और भी इस प्रकार के जो और आक्रांता थे, उनके आक्रमणों से भी क्या होगा, ये उनकी वो जो लूट करके ले जाते थे, उससे भी ज्यादा घातक इसके परिणाम होंगे। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट्स, डीईबीटीएस, डेब्ट्स जो होता है ना, डेब्ट टू इंडिया, ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई किताब है, 1917 में प्रकाशित हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध निबंध, द एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध, एसेज, एमजी रानाडे की किताब है। इसमें 12 लेख हैं और इसमें भारत से धन निष्कासन की चर्चा हुई है, और 1898 में इस किताब का प्रकाशन हुआ है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया की किताब है, और जो 1934 में प्रकाशित हुई। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ ये जॉन सुलिवन का कथन आपको मैंने बता ही दिया है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के तौर पे काम करती है, जो गंगा के किनारों से अच्छी वस्तु ले लेती है और टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। गंगा भारत की एक नदी है और टेम्स जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है वो नदी है। तो जॉन सुलिवन का कथन, जो आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 11वीं कक्षा में जो किताब चलती है, उसके अंदर ये दिया हुआ है, वहीं से मैंने ली है। मैंने आपको बता भी दिया मैंने किन किन चैप्टर से ये चीजें ली हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ी है अपनी तरफ। औपनिवेशिक काल में भू राजस्व व्यवस्थाएं, अब इसके अंदर हम मुख्य तौर पर तो 3 की बात करेंगे, लेकिन मैंने उससे पहले की भी थोड़ी व्यवस्था जो शुरू-शुरू में
क्योंकि आपको ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, याद रखना 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में फिर इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में 1765 से 72 के दौरान द्वैध शासन चला, जिसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। अब 1772 से उन्होंने कुछ भू राजस्व व्यवस्थाएं करनी शुरू की। 5 साल का एक प्रयोग किया, फिर 1-1 साल के कुछ प्रयोग किए, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 साल के लिए 1790 में किया और उसी को फिर 1793 में स्थायी कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त उसको कहते हैं। तो वहां तक जाने से पहले जो 5 साल 1 साल वाले हैं वो थोड़ा-सा शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं। इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम, ये क्या था? वारेन हेस्टिंग जिसने द्वैध शासन की समाप्ति की थी। बंगाल में जो द्वैध शासन था, कल मैं पूरा समझा चुका। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में एक 5 वर्षीय इजारेदारी या पंचशाला बंदोबस्त, पंचशाला मतलब 5 ईयर, 5 साल हो गए, पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया। इसमें नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। ऐसा ही इसी प्रकार से ठेका किसमें आगे जो हम जमींदारी पढ़ेंगे, इस्तमरारी पढ़ेंगे, उसमें दिया जाता था। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया। इससे भू राजस्व की रकम तो बढ़ गई, पर वास्तविक वसूली प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती थी, यानी फिक्स नहीं था। और कोई भी, अब यहाँ अंग्रेज अपना शासन शुरू ही तो कर रहे हैं और कोई भी शासन प्रशासन चलाने के लिए सरकार को ये पता होना चाहिए कि उनकी वार्षिक इनकम कितनी होगी, तो उनका बजट उसी से तय होगा, उसी के आधार पर वो जो अपने जो सारा तंत्र है, चाहे वो सैनिक हो चाहे असैनिक हो, उसकी कितनी नौकरियां देनी है, कितनी उनकी पेंशन देनी है, कितने भत्ते होंगे, कितनी उनकी सैलरी होगी और वो विकास के लिए अन्य किस प्रकार के क्या-क्या काम करेंगे, तो उसी से तय होगा जब हमें पता हो कि हमारी वार्षिक आय कितनी है। जबकि यहाँ इसमें क्या होता था, वार्षिक आय ऊपर-नीचे होती रहती थी, तो उनको अपना जो बजट है वो बनाने में काफ़ी दिक्कत रहती थी। 5 वर्षीय इस ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 में इसे 1 वर्षीय कर दिया, यानी 5 साल के बजाय 1-1 साल के बंदोबस्त वो करने लगे। फिर आता है स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। यह भू राजस्व व्यवस्था 1793 में लागू की गई। सब हम कल पढ़ चुके हैं, इसकी बेसिक बातें आज थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी या मालगुजारी। स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, परमानेंट, स्थायी को इंग्लिश में परमानेंट कहते हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया। 1790 में 10 वर्ष के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जो प्रथा शुरू की थी, उसे ही 1793 में स्थायी कर दिया गया। और यानी आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ, तो आप 1793 लिखोगे, ठीक है ना? और कंपनी की सालाना आय निर्धारित 2.68 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। इतना हमें सालाना आय जो है प्राप्त करनी है। इस प्रणाली में जमींदार को भूमिपति मानकर स्थायी बंदोबस्त में, या ये जो और कोई भी नाम दे दे, इसमें भूमि का मालिक किसे माना गया? जमींदार को। रैयतवाड़ी में किसको माना गया? किसान को, है ना? तो सारी चीजें हमें याद रखनी है। सभी अधिकार दिए गए, जमीन को बेचने खरीदने या रैयत यानी किसान को पट्टा देने और भूमि लीज पर देना, ये आदि काम किसको दिए गए? जमींदार को। और जमींदार ही टैक्स इकट्ठा करेगा, लेकिन उसके लिए पहले बोली लगेगी कि उस, चाहे वो 50 गांव हो, 70 गांव हो, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि 400 गांव तक की भी जिम्मेदारी, सारी 400 गांव तक गांव की नहीं होती थी, छोटी भी होती थी जिम्मेदारियां, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां 400 गांव तक की भी हो सकती थी। तो एक साथ बहुत सारे गांवों का जिसको ठेका दिया जाता था, तो वो पहले नीलामी होती थी और जो बोली ज़्यादा लगाता था जमींदार, वो उस जमींदार को मिल जाती थी। 11% और 89% का रेशो होता था, यानी 11% उसका जमींदार को मिलता था, 89% कंपनी को मिलता था। तो यहाँ इसमें नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था, उस जमींदार को जो उच्चतम बोली लगाएगा। इसमें 1794 में सूर्यास्त कानून लागू किया गया, यानी कोई डे निर्धारित कर दिया कि इस साल का टैक्स है, भू राजस्व है, वो फलानी तारीख तक जमा होगा और उस तारीख तक को शाम को सूरज ढलने से पहले पहले जमींदार को वो राजस्व जमा कराना होगा। यदि वो राजस्व जमा नहीं कराएगा तो उसकी जमींदारी को दोबारा नीलाम कर दिया जाएगा और जो बकाया राशि है उसके लिए उसकी जो खुद की संपदाएं है वो नीलाम करके उससे वसूली की जाएगी। अर्थात निर्धारित तिथि को संध्या तक जमींदार को कर जमा करवाना अनिवार्य था, नहीं तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये वाली बात हो गई। बहुत इजी इजी सा है, क्योंकि कल हम समझ चुके हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा बचा नहीं है कि हमारे समझ में नहीं आएगा, समझा मैं चुका हूं बेसिक सा। ये व्यवस्था लागू कहां कहां हुई, कितना प्रतिशत भाग था, बाकी अन्य तथ्य। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और गाजीपुर खंड तथा उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, यहाँ पहले लेता हूं मैं। एक से, हाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और गाजीपुर खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई। ब्रिटिश भारत का यहाँ 19% भूभाग था जिस पर लागू हुई। फिर एक
ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू हुई, एक 51% भूभाग पर लागू हुई, सबको हम चर्चा करेंगे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार को और 10/11 भाग कंपनी को मिलता था। किसी-किसी ऑथेंटिक किताब में आपको प्रतिशत में भी देखने को मिलता है, जहां 11% जमींदार का लिखा जाता है और 89% है वो कंपनी का लिखा जाता है। ऑलमोस्ट इतना ही होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। इस भू राजस्व व्यवस्था से कंपनी को स्थायी आय मिलना सुनिश्चित हुआ। यानी कंपनी ये चाहती थी, क्योंकि जो पंचशाला बंदोबस्त था उनसे उन्होंने ये सीखा कि आय ऊपर-नीचे हो रही है, तो स्थायी आय एक इनकम हो जाए। तो यहाँ इसके नाम में छिपा हुआ है कि ये इसमें राजस्व की दरें हमेशा के लिए तय की गई। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कुछ नहीं, यानी हमेशा के लिए राजस्व की दरें तय की गई। तो इसी कारण, क्योंकि हमेशा के लिए वही दर तय करनी थी, तो उन्होंने शुरू में जो राजस्व की दर है वो काफ़ी ऊँची रखी, जिसके कारण किसानों को और ज़मींदारों को भी शुरुआती वर्षों में जो है वो टैक्स देने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किंतु रैयत को जमींदारों के भरोसे छोड़ दिया गया, यानी किसानों से अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं। किसानों का कॉन्ट्रैक्ट है जमींदारों के साथ। अब जमींदार कैसे टैक्स इकट्ठा करते हैं वो उनके ऊपर। टीआर होम्स ने स्थायी बंदोबस्त को एक दुखदाई और भयंकर भूल कहा है। सैड ब्लंडर इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। दुखदाई और भयंकर भूल स्थायी बंदोबस्त को किसने कहा है? टीआर होम्स ने। इसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। राजा जो पहले नवाब के काल में जो जमींदार का काम करते थे, उनको उनके इलाके में राजा ही कहा जाता था। बहुत सारे जमींदार राजा के नाम से प्रसिद्ध होते थे। तो जो पहले पुराने तालुकदार और जमींदार थे या राजा थे, वो सब अब इन नए जमींदारों के रूप में सामने आ गए। हालांकि सबको हो सकता है नहीं मिली हो नीलामी में, लेकिन ज्यादातर आ गए। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को को कर चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई कि प्रत्येक जमींदार जो नीलामी में बोली लगता है उतनी उतनी उसको जमा करानी होगी। इसमें भविष्य में कोई इजाफा नहीं किया जाना था। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्थायी रूप से तय कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में तो इसका पूरा राज छिपा है। स्थायी रूप से तय कर दी गई। यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, न 5 साल बाद, न 10 साल बाद, जितना जमींदार को एक बार में तय कर दिया है। अंग्रेजों को लगा कि इससे जमींदार और किसान खेती में सुधार हेतु निवेश करेंगे। कि क्यों निवेश करेंगे? कि मान लीजिए कि एक जमींदार को टैक्स कर दिया गया कि उसके जो जितनी भी जमींदारी के अंदर गाँव है, उसका 15 लाख रुपए उसको सालाना जमा कराना है। अब उससे अधिक यदि उनका उत्पादन जितना बढ़ता है, तो उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि तो टैक्स तो 15 लाख ही उनका फिक्स है। अब यदि उनकी ज़मीन में वो अनाज का उत्पादन बढ़ता है, वो कुछ नया निवेश करते हैं, नए हल लाते हैं या ज़मीन को अच्छा बनाते हैं या और कुछ करते हैं, तो उससे यदि वो अनाज का उत्पादन बढ़ाएँगे, तो उनका लाभ उन किसानों और ज़मींदारों को ही मिलेगा, क्योंकि सरकार है, उसने तो 15 लाख उस इलाके के निर्धारित कर दिए। लेकिन फिर भी यहाँ देखा ये गया कि ये राजस्व की दर बहुत ऊँची थी और निवेश वगैरह में किसी ने रुचि नहीं दिखाई, किसानों की स्थिति बदहाल हुई, कृषि में निवेश नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये जो अतिरिक्त आय उनको होगी, क्योंकि स्थायी कर दी, तो इससे जो भी अतिरिक्त आय वो यदि कमाना चाहेंगे, तो उसके लिए वो निवेश ज़रूर करेंगे, ताकि जो अतिरिक्त लाभ होगा उसमें अंग्रेजों को तो हिस्सा देना नहीं है। इसलिए क्योंकि कंपनी की मांग है वो स्थायी थी और खेती से हुए अतिरिक्त उत्पादन का लाभ जमींदारों व किसानों को ही मिलना था, इसलिए अंग्रेजों का अनुमान था कि खेती में वो निवेश करेंगे और खेती की स्थिति सुधरेगी। अगली व्यवस्था है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। रैयत रैयत यानी किसान, यानी समझौता किसके साथ हुआ है? किसान के साथ। जमींदारी व्यवस्था में समझौता किसके साथ हुआ है? जमींदार के साथ। 1820 के दशक में जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई, उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंबई दक्कन में, लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी पहले ही हो गई थी, 1792 में। प्रायोगिक तौर पर 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल मद्रास इलाके, मद्रास जो प्रांत था वहां था ये, तो मद्रास से शुरू किया। और किसके सहयोग से, किसने इसकी सलाह दी थी? टॉमस मुनरो। तो ये इंपॉर्टेंट है। टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का वास्तविक जनक या इस व्यवस्था का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक या वास्तविक जनक टॉमस मुनरो है। और इन्हीं के कहने पर और इन्हीं की जो सलाह पर अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल में 1792 में इसको प्रायोगिक तौर पर शुरू किया था। बड़े स्तर पर यह लागू हुई है 1820 के दशक में बंबई दक्कन के इलाके में। इस व्यवस्था में जमींदार व मुखिया की कोई भूमिका नहीं थी। सीधा अंग्रेजों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ है? रैयत के साथ है, यानी किसानों के साथ है। कर निर्धारण से पूर्व सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। भाई सर्वे होगा, किसी प्रत्येक गांव-गांव का सर्वे होगा, उस गांव में प्रत्येक किसान के किसके पास कितनी-कितनी जमीनें हैं, उस जमीनों की क्वालिटी क्या है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, वहां सिंचाई होती है कि नहीं होती है। वो सारी चीजें देख के और प्रत्येक किसान का टैक्स तय होता था। क्योंकि अब 1820 के दशक तक आते-आते अब आगे क्या हो गया
कि भी अंग्रेजों का शासन प्रशासन फैलने लगा, उस उनके कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ गई। अब उनके सर्वे करने वाले भी हैं, उनके टैक्स इकट्ठा करने वाले भी वो कर्मचारी रख सकते हैं। तो वो पहले पूरा सर्वे करके और फिर उसके बाद में उन जो अंग्रेजी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही टैक्स इकट्ठा करने वाले सिस्टम में जुट गए। यानी इसमें मीडिएटर उन्होंने नहीं रखा, न तो किसी मुखिया को रखा, न किसी जमींदार को रखा, डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया गया। तो यहाँ पूरा सर्वे और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पहले पूरी की जाती थी। इसमें सरकार रैयत को पट्टे भी देती थी, यानी किसान को जमीन का पट्टा भी देती थी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। जिस प्रकार की बंगाल में जमींदारी व्यवस्था थी, वहां ऐसे जमींदार नहीं थे, तो यहाँ पे उस प्रकार का सिस्टम हम नहीं ला सकते। तो उन्होंने एक नई ये जो राजस्व की थ्योरी है, ये यहाँ पे अप्लाई की। अतः राजस्व की राशि रैयतों के साथ ही तय की जानी चाहिए, ऐसा रीड और मुनरो का मानना था। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। बातें बड़ी-बड़ी है, लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन आमदनी बढ़ाने के चक्कर में अधिकारियों ने बहुत अधिक राजस्व तय कर दिया, क्योंकि जब भी राजस्व तय करते हैं तो सरकार अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स इकट्ठा लेने का कोशिश करती है, और वही हुआ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 1820 के दशक में जो भू राजस्व व्यवस्था के कारण है, किसानों के पास को अत्यधिक टैक्स देना पड़ा। अत्यधिक टैक्स देना पड़ा तो बाद में जिस साल फसल खराब हो जाती थी, उस साल भी टैक्स देना पड़ता था। तो उसके कारण फिर कर्ज लेना पड़ता था अगली फसल से पहले। तो ऐसे कर्ज लेते गए, महाजन और साहूकार उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करने लगे, और फिर ये गुस्सा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और 1875 में हम देखते हैं कि बम्बई दक्कन के इलाके में विद्रोह हुआ, किसानों का विद्रोह। 1875 में जो पुणे के सुपा गाँव से जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो बम्बई दक्कन विद्रोह जिसको कहा जाता है 1875 में हुआ। फिर उस पर एक आयोग का गठन किया गया, जिसने 1878 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो अधिक राजस्व तय कर दिया अधिकारियों ने, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और वे गांव से पलायन करने लगे। यानी जहां भी बहुत अधिक टैक्स होता था, वहां से लोग उस इलाके को छोड़ देते थे, और जो उस शासक प्रशासक के, यानी अंग्रेज हों चाहे कोई राजा हो, उनके नियंत्रण में नहीं आते थे, वहां चले जाते थे। तो इतना अधिक टैक्स देने से अच्छा है तो कहीं और कहीं गुजर बसर कर लो अपनी। 1830 के दशक तक आते-आते ये समस्या और गंभीर हो गई। 1824 में ये बंबई में लागू करने वाला है। बंबई के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में लागू की गई। बंबई यानी कोई शहर की बात नहीं है, बंबई प्रांत का नाम था। महाराष्ट्र नाम नहीं था। ये जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला अधिकांश इलाका है, ये बंबई प्रांत था। यानी बंबई एक शहर भी है और बंबई पूरे प्रांत का नाम भी था। मद्रास जैसे शहर है, जिसका नाम बदलकर चेन्नई किया गया, जो तमिलनाडु की राजधानी है, लेकिन उस समय मद्रास क्या था, एक प्रांत का नाम था। उसमें सिर्फ तमिलनाडु नहीं था, उसमें आंध्रा के भी इलाके थे, कर्नाटक के भी कुछ इलाके थे, केरल के भी कुछ इलाके थे। काफी बड़ा सारा वो मद्रास प्रांत हुआ करता था। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान प्रांतों को आप ध्यान रखें, आज के नाम नहीं थे। उत्तर प्रदेश आपको इतिहास में नाम थोड़ी मिलेगा अंग्रेजों के समय, वो तो आपका संयुक्त प्रांत हुआ करता था। बहुत सारा इलाका क्या कहलाता था, संयुक्त प्रांत कहलाता था। मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रांत था। और एग्जैक्ट वो बाउंड्री नहीं मिलेगी, वो तो बाउंड्री बाद में बनी है। अब उसमें से कट के छत्तीसगढ़ भी बन गया है, फिर ऊपर वहां से कट के उत्तराखंड भी बन गया है ना, झारखंड, बिहार से कट के झारखंड बन गया है। बंगाल प्रांत भी आप देखोगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ये पूरा मिला के एक बंगाल प्रांत हुआ करता था। तो एक आपको उस समय की सीमाओं का थोड़ा थोड़ा भान होना चाहिए, तो मैं जहां भी आएगा बताता चलूंगा। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया। अब हम बात करते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त की। महाल यानी कोई ग्राम समुदाय, यानी एक पूरे गांव की जमीन को एक महाल मान लिया, महाल कह दिया उसको, और उसका पूरे का टैक्स निर्धारित कर दिया। जमींदारी में या स्थाई में क्या हुआ कि बहुत सारे गांवों की जिम्मेदारी एक जमींदार को दे दी, और उन्होंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप इतना इतना पैसा आप हमें इन इन गांवों से इकट्ठा करके दोगे। के लिए पहले बोली लग जाती थी, नीलामी हो जाती थी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ, प्रत्येक किसान के साथ, रैयत के साथ समझौता हो गया। महालवाड़ी में एक गांव की जो पूरी जमीन है, उसको एक महाल, एक इकाई मानकर और उसका टैक्स निर्धारित कर दिया, और पूरे गांव की जिम्मेदारी हो गई। वो जिम्मेदारी एक तौर से निभा तो मुखिया रहा है, लेकिन वो पूरे गांव की जिम्मेदारी है। यदि इस गांव का टैक्स नहीं आता है पूरा, तो जिम्मेदारी पूरे गांव की मानी जाती है। 1819 में सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी ने इसकी, मैंने शायद इस कॉलिन मैकेंजी कल नाम ले लिया होगा, कॉलिन मैकेंजी दूसरा है, इतिहास में पढ़ते हैं एक दूसरा कॉलिन मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी है ये। तो होल्ट मैकेंजी ने कंपनी डायरेक्टर को इसका प्रस्ताव भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए और भूमि से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए। लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह या ग्राम समुदाय, जिसको महाल कहा गया, उसको एक इकाई मान लिया, और निर्धारित लगान वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया या लंबरदार को दे दिया गया। 1822 में रेगुलेशन 7 के तहत, याद रखना रेगुलेशन 7 बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। 1822 में कौन सा रेगुलेशन, क्या नियम है, रेगुलेशन 7 के तहत मैकेंजी के प्रस्तावों को कानूनी रूप दिया गया। यानी ये जो व्यवस्था है आपकी महालवाड़ी 1822 में लागू हुई है। और
इसका में भूमिकर 4/5 लगभग 80% निश्चित किया गया और यह व्यवस्था कब लागू हुई है? 1822 में ये बात आएगी। 1833 में विलियम बेंटिक के समय इलाहाबाद में समीक्षा कर नए अधिनियम में भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 2/3 यानी 66% किया गया। इलाहाबाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उसके समय समीक्षा करके 66% तय किया गया और इसकी अवधि है वो 30 वर्ष के लिए रखी गई, यानी 30 साल के लिए ये होगा और 30 वर्षों बाद फिर दोबारा ये रिवाइज की जाएंगी दरें। इन सुधारों को मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने क्रियान्वित किया। इसके कारण यहां देखो, जो मार्टिन बर्ड है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक है, वो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक है, वो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। तो यहाँ 30 साल से हो रहा है। जो आपका रैयतवाड़ी था, बंबई दक्कन में जो लागू हुआ, उसमें भी लगभग 30 साल का समय दिया गया। 30 साल बाद में ही दोबारा उसमें रिवाइज होती थी दरें, वो स्थायी था। तो स्थायी बंदोबस्त नाम ही उसका स्थायी है। ये व्यवस्था कहाँ लागू हुई? उत्तर भारत में आगरा और अवध के इलाके में, दोनों आजकल उत्तर प्रदेश के इलाकों में आते हैं। मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के कुछ जिलों के अलावा पंजाब के कुछ भागों में यह लागू हुई। ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूमि पर महालवड़ी लागू की गई थी। पिछले में शायद किताब में नहीं भी लिखा हो तो आप लिख लेना, क्योंकि वो क्या है कि कहीं 49, कहीं 50, कहीं 51 है, लेकिन अपनी जो आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत किताब राजस्थान के स्कूलों में चलती है, उसमें 51% लिखा हुआ है, तो उसमें आप 51% लिख देना, मैंने कल भी बताया था आपको। रेलवे का विकास, तो रेलवे की पहली रेल कब चली वो तो आप सब जानते हो। 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली। 1849 में भारत राज्य सचिव ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी, पेनिनसुला क्या होता है? आपने प्रायद्वीप नाम सुना होगा। जैसे भारत के नक्शे में भी आप देखोगे, यहाँ गुजरात के बाद में ये जो हिस्सा है, जहाँ की अपने तीन ओर पानी आता है, इसलिए भारतीय इसको प्रायद्वीप नहीं कहा जाता, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि जिसके तीन तरफ पानी हो, भूमि का वह हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी हो, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो पेनिनसुला रेलवे कंपनी के साथ प्रथम रेलवे करारनामा पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों की स्वीकृति की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। रेलवे कंपनियों के साथ ये क्या शर्तें हैं? निजी कंपनियां भारत में रेलों का निर्माण और संचालन करेंगे। निजी कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर 99 वर्ष की अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 5% प्रतिभूत वार्षिक सूद का भुगतान करेगी। यानी रेलवे के संचालन से हो सकता है कंपनियों को डर लग रहा हो कि अपने को लाभ नहीं हो, लेकिन कंपनी ये जिम्मेदारी देती है कि 99 वर्ष के लिए हम गारंटी देते हैं कि कम से कम 5% का तो आपको गारंटेड भुगतान हम करेंगे, भले उसे लाभ हो या नहीं हो, आपको जरूर 5% मिनिमम मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी कंपनियों को आवश्यकता अनुसार 99 वर्ष के पट्टे पर बिना मूल्य के भूमि देने का दायित्व होगा। यानी जितनी भी पटरियां बिछाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए जो भूमि होगी, वो 99 वर्ष की लीज पर उस प्राइवेट कंपनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। भारत में प्रथम ट्रेन बंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को चली। ये आप सब लोग जानते हैं। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, भारत के गवर्नर जनरल कौन है उस समय? लॉर्ड डलहौजी। 1853 तक तो गवर्नर जनरल बोलते हैं, उसके बाद भी लिख देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है तो वो गवर्नर जनरल ही, लेकिन उसका पदनाम वैसे वास्तविक रूप से देखें तो उसको वायसराय कहा जाने लगा। कब? 1858 के बाद में। 1857 की क्रांति हुई तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और 1858 में भारत का पहला वायसराय भी वही हुआ। तो उसके बाद में जो राजा रानी के पास भारत का शासन चला गया, इंग्लैंड के राजा रानी के पास, उसका पदनाम कर दिया गया वायसराय। लेकिन गवर्नर जनरल भी आपको नाम मिल जाता है, जैसे आप माउंटबेटन तक वही चल रहे हैं, लेकिन गवर्नर जनरल ही बोला जा रहा है। लेकिन आप 1858 से पहले वालों को वायसराय नहीं बोलेंगे। 1858 के बाद वालों को आप वायसराय के साथ गवर्नर जनरल भी बोल दो तो चल जाएगा काम, लेकिन उससे पहले वालों को आप वायसराय नहीं बोले। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा ये रेल चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। इस पहली यात्रा में 14 डिब्बों में 400 लोगों ने 34 किलोमीटर की यात्रा की। अब अर्थशास्त्र में तो देखो इतना कोई डिटेल कोई पूछता नहीं, हाँ, लेकिन ये ऑथेंटिक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। इतिहास में थोड़ा सा डिटेल कहीं भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में आ जाता है, लेकिन लिखने में क्या आ जाता है? 14 डिब्बों में 400 लोगों ने 34 किलोमीटर की यात्रा की, ये जो पहली यात्रा थी। पुरानी गारंटी व्यवस्था के अंतर्गत ये मैंने बता ही दिया, 5% गारंटेड लाभांश की व्यवस्था थी कंपनियों के लिए। इस गारंटी प्रणाली ने भारत से धन के बहिर्गमन में भारी योगदान दिया, क्योंकि उनको तो निश्चित लाभ होना ही होना है और बहुत पैसा, क्योंकि विदेशी कंपनियां थी सारी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। यानी दूसरे की पत्नी के श्रृंगार के साधन खरीदने जैसा है, या ऑर्नामेंट खरीदने, आभूषण खरीदने जैसा है, अलंकृत करने जैसा है उसको। तो ये इसने यह कहकर उन्होंने इसकी आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट बहुत बार अलग-अलग राज्यों के अंदर पूछा गया है। थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे इसको। औपनिवेशिक काल में अकाल आयोग।
पहले अकाल आयोग देखो, 3 अकाल आयोगों के बारे में हम प्रमुख तौर से यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला जो अकाल आयोग है वो लॉर्ड लिटन के समय, किसके समय? लॉर्ड लिटन। और इससे जस्ट पहले रिपन थे। आप इतिहास भी साथ-साथ याद रखा करो। इसके पहले लॉर्ड रिपन थे और रिपन के काल में वही वो हिल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसमें गोरे लोगों के जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई भी भारतीय जज कर सकते थे, जिस पे विवाद हुआ। रिपन वो क्या थे? उदारवादी माने जाते थे और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान भी किए थे अपने काल में, भारतीयों को पसंद भी आए थे रिपन। फिर लॉर्ड लिटन आए। इसके समय रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में इसका गठन किया गया, प्रथम अकाल आयोग। और स्ट्रेची की अध्यक्षता में है, इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्रेची आयोग। और 1878 में गठन हुआ और 1880 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं, क्योंकि अकाल आयोग है तो जनता की स्थिति कैसे सुधरे उसके लिए कुछ बताएंगे ये। गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए, राहत शिविर स्थापित किए जाएं जहां लोगों को सरकार की ओर से राशन उपलब्ध हो, अन्न स्टोरेज व्यवस्था को सुदृढ़, क्योंकि अकाल पड़ता है तो अनाज की कमी के कारण ही तो लोग मरे थे। तो अनाज का जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसका स्टोरेज किया जाए, भंडारण किया जाए, ताकि अकाल की स्थिति में जो पहले पिछले वर्षों का बचा हुआ अनाज है उसके माध्यम से लोगों का पेट भरा जा सके। अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए कि ये जो अनाज आप लाभ के लिए दूसरे देशों को भेज देते हो, अतिरिक्त उत्पादन को, उसको देश में रखा जाए, उसका स्टोरेज रखा जाए, ताकि जिस साल फसल उत्पादन ठीक से नहीं हो उस साल उससे लोगों का पेट भी भरा जा सके। करों में लोगों को छूट दी जाए, क्योंकि अकाल पड़ा है तो लोग कैसे आपकी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो टैक्स है वो कैसे चुकाएंगे, उसमें छूट दी जाए। अकाल राहत खर्च प्रांतीय सरकार वहन करे। अकाल राहत का जो खर्च है वो सेंटर की सरकार की बजाय प्रांतीय सरकार वहन करे। अकाल के समय दुधारू पशुओं को हरे भरे क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वन कानून थे, ऐसे चारागाहों में और वनों में जाने की अनुमति नहीं मिलती थी अब उनको, तो उन्होंने कहा कि हरे भरे क्षेत्रों में उनको स्थानांतरित करने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अकाल कोष का गठन किया जाए जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए जमा हो, यानी हर साल 1 करोड़ रुपए का एक अकाल कोष बनाया जाए, उसमें जमा हो, ताकि जब अकाल पड़े तो उस राशि का अकाल राहत के कामों में उपयोग किया जा सके। 1883 में अकाल संहिता निश्चित की गई कि अकाल के दिनों में, अकाल की स्थिति में क्या सरकार के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा, किस प्रकार से सरकार उसपे काम करेगी। ये स्ट्रेची आयोग होगा पहला आयोग। दूसरा अकाल आयोग है लॉयल आयोग, तीसरा मैकडॉनल आयोग। दूसरा अकाल आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में गवर्नर जनरल है, 1897 में इसका आयोग का गठन किया गया। 1896-97 का जो अकाल था उसके संदर्भ में इसका गठन हुआ था। इसने रिपोर्ट 1898 यानी अगले वर्ष ही सौंपी। कोई ज्यादा इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें नहीं है। तीसरा अकाल आयोग था मैकडोनल, इसके अध्यक्ष थे एंटनी मैकडोनल। और किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। 1900 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। 1901 में अगले वर्ष इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसने भी वो बेसिक बातें बताई हैं, अकालग्रस्त क्षेत्र में अकाल आयुक्त की नियुक्ति हो, अस्थायी जल प्रबंध व पशुओं बीज आदि के लिए आर्थिक सहायता का प्रबंध किया जाए। तो आपको इनके सन वगैरह किस गवर्नर जनरल के काल में हुए, वो चीजें आपको थोड़ी-सी इसके अंदर देखनी है। किसानों का शोषण किस-किस प्रथाओं के तहत होता था, उसमें से कुछ प्रथाएँ जैसे कम्युनिटी हो गई, ददनी हो गई या तिनकठिया हो गई, उसके बारे में। और एक जो नील आयोग का गठन हुआ था, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। कम्युनिटी प्रथा, इस प्रथा में बंगाल, बिहार व उड़ीसा में उच्च ऋण पर दिए गए ब्याज न चुका पाने के कारण हली, हली प्रथा भी, दुबला हली प्रथा बोलते हैं ना इसको, दास बना लिया जाता था। यदि अपना जो कर्ज है वो नहीं चुका पाते थे तो उनको गुलाम बना लेते थे। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में जीवन भर बंधुआ मजदूरी करने को वो अभिशप्त हो गए थे। सूरत में इसी प्रकार दुबला हली प्रथा व मद्रास इलाके में पनियल हली प्रथा से प्रचलित थी। ये जो कम्युनिटी प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित थी, इसी को सूरत के इलाके में यानी गुजरात के इलाके में मुख्य तौर पर दुबला हली प्रथा कहा जाता था। और मद्रास क्षेत्र में इस प्रकार की प्रथा है वो पनियल हाली कहलाता था। यानी जो अपना जो कर लिया हुआ कर्ज नहीं चुका पाए उसको जो सूदखोर है, महाजन है, वो दास बना लिया करते थे। के बाद में आगे हम बढ़ते हैं। तिनकठिया व्यवस्था, यानी इसमें जो नील की खेती करवाई जाती थी उससे संबंधित है। इस प्रथा में नील के कारखाने चलाने वाले जो ब्रिटिश लोग थे, गोरे लोग थे, जिन्हें नीलवर कहा जाता था, ने किसानों को हर बीघे जमीन के 3 कट्ठे अंश पर, एक भूमि की इकाई थी ये, 3 कट्ठे अंश पर नील की खेती करना अनिवार्य कर रखा था। इसी के कारण 1917 में चंपारण किसान आंदोलन हुआ था। 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान हैं, वो मिलने आए थे गांधी जी से और उन्होंने गांधी जी को कहा था कि इस प्रकार से बिहार के चंपारण इलाके में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है और ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। तो गांधी जी फिर चंपारण किसान आंदोलन को समर्थन करने गए थे और उनकी किसानों की जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए आवाज़ बुलंद की और सक्सेसफुल भी रहा वो। ददनी प्रथा,
किसानों को बाजार भाव से कम रेट पर कुछ अग्रिम रकम देकर करारनामा लिखवा दिया जाता था और उससे नील की खेती करवाई जाती। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। यानी अग्रिम राशि लेकिन कम दरों पर अग्रिम राशि तय करके, क्योंकि किसानों को पैसे की जरूरत होती थी, तो वो ऐसे करारनामे उनसे करवा लेते थे, पहले साइन करवा के, और एडवांस कुछ रकम देकर, और फिर वो सारी फसल ले लेते थे। तो ये प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी, और इसी के कारण 1859 में नील विद्रोह हुआ बंगाल के इलाके में। फिर नील आयोग 1859 में बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुए नील किसानों के विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए 1860 ईस्वी में डब्ल्यू.एस. सेटोन केयर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले नील आयोग का गठन किया गया। उसमें एकमात्र सदस्य भारतीय सदस्य थे चंद्रमोहन चटर्जी। तो नील आयोग का गठन 1859 में किया गया, ये याद रखें। किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया, ये याद रखें। इसमें एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? चंद्रमोहन चटर्जी। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ और मिलों की और फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे, फिर ये समाप्त हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ताल्लुकदारी व एकमुश्त बंदोबस्त व्यवस्था अवध में लागू की गई थी। बाकी तो बंदोबस्त हमने पढ़ ही लिए। ये ताल्लुकदारी या एकमुश्त बंदोबस्त व्यवस्था है, ये कहाँ लागू हुई थी? अवध के इलाके में। अवध में वाजिद अली शाह का शासन हुआ करता था, और 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह का जो अवध राज्य है उसको हड़प लिया था, और वाजिद अली शाह को निर्वासित कर दिया था। इसीलिए आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रबल विद्रोह जो हुआ, विरोध हुआ, वो अवध के इलाके में हुआ, क्योंकि ताजा-ताजा ही 1856 में उनके राजा को राज्य से हटाया गया था, और अंग्रेजों ने उस पे कब्जा कर लिया था। और फिर उनके जो बेटे हैं बिरजिस कद्र, उनको 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों का नेता घोषित किया था लखनऊ में, और उनकी जो पत्नी है बेगम हजरत महल, उन्होंने वास्तविक रूप से नेतृत्व किया था। हालाँकि विद्रोहियों का नेता उनके बेटे बिरजिस कद्र को घोषित किया गया था। और लखनऊ में किस प्रकार से विद्रोह हुआ, किस प्रकार से रेजिडेंसी में अंग्रेजों को कैद किया गया, फिर को उनको छुटवाने के लिए कैम्पबेल, आउटरम और इस प्रकार से जो ब्रिटिश अधिकारी आए, वो सारी चीज़ें आपको इतिहास में आप देखते ही हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1875 में दक्कन में दंगे हुए। ये याद रख लेना आप। 1875 में 1875 में पुणे के, या उस समय पूना नाम था, सुप्पा से किसान विद्रोह या किसानों ने दंगा शुरू किया। क्या किया था उस दंगों में किसानों ने? जो महाजन, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जो महाजन और साहूकार और ये जो लोग हुआ करते थे, उनके घरों को जला दिया, उनके जो उनसे ऋणबंध पर जो यानी जो और उनके से जो लोन लिया गया था, उसकी जो शर्तें वगैरह लिखी हुई, वो उनकी जो बहियाँ थी, उनको जला देते थे ताकि रिकॉर्ड ही नष्ट हो जाए। क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुके थे उन साहूकारों से, महाजनों से, आम जनता। तो वहाँ से शुरू हो गई थी ये बात, और फिर ये 1878 में, फिर पहले क्या है कि दक्कन दंगा आयोग स्थापित किया गया। 1878 में दक्कन दंगा आयोग ने रिपोर्ट सौंपी कि भई किसान यहाँ पर विद्रोही क्यों हुए? क्या ऐसा कारण था? फिर किसानों के लिए एक दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कपास से धागा उत्पादन हेतु पहला यूरोपीय भाप संचालित कारखाना स्थापित किया गया, फोर्ट ग्लोस्टर में। पहला चाय बागान छबुआ, असम में 1837 में स्थापित किया गया। 1838 में यहीं से पहली बार चाय इंग्लैंड भेजी गई। फिर असम टी कंपनी, पहली चाय कंपनी थी ये 1839 में। ये तो चाय बागान है, ये पहली चाय कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है, वो यहाँ पे स्थापित हुई, असम टी कंपनी 1839। 1855 में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता के पास रिशरा में, रिशरा है ये, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। रिशरा में पहली जूट मिल, जिसको ओकलैंड मिल कहते हैं, वो स्थापित हुई। 1870 के दशक में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की शुरुआत हुई। बाद में इसका नाम बाराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया था। 1870 के दशक में, 1870 का दशक यानी 1870 से 79 तक मान लो आप, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की शुरुआत हुई। 1881 में इसका नाम बदलकर बाराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ वाहन परिवहन में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किया गया। ये छोटे-छोटे पॉइंट मुझे लगा कि कहीं छूट न जाए कोई चीज़, वो सारी बातें इसके अंदर मैंने बता दी है। और अब जो अपना अगला टॉपिक जो होगा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो टॉपिक है, एनसीईआरटी कक्षा 10 11 के अध्याय 3 और कक्षा 10 के अध्याय 15, ओल्ड आरबीएससी का एक अध्याय है। इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, भारत की आर्थिक समीक्षा, उन चीज़ों से मैंने वो जो सारे मेरे लिए सोर्सेज़ रहे हैं, उनसे मैंने ये चैप्टर तैयार किया है। वर्तमान आंकड़ों से परिपूर्ण है आगे के, क्योंकि अब धीरे-धीरे टॉपिक की कठिनाई थोड़ी-सी बढ़ती जाएगी। पहला और दूसरा थोड़ा ईज़ी थे, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है नहीं इसमें, और मैंने बहुत जटिल इसको बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि एग्ज़ाम 3rd ग्रेड का है। एग्ज़ाम 3rd ग्रेड का है, मैंने उसको इसी के लेवल के हिसाब से लिखा है। तो ये टॉपिक अगला हम
कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएँ आपको वीडियो किस प्रकार का लगा है और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और हम कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे ही करवाएँ।